Hello everyone, welcome to our channel Assemble to Learn. So we were discussing previous year physics questions of TGT physics paper of Army Public School, and this is the last video of this series. Already we completed from question number 1 to 75 in our last videos, and link for those videos are available in the description part of this video. You can watch those videos from this links, and now let's start from question number 76. 76 is a proton of energy 8 electron volt is moving in a circular path in a uniform magnetic field. The energy of an alpha particle moving in the same magnetic field along the same path will be. तो अल्फा पार्टिकल भी वही पाथ में वही मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, तो उसका एनर्जी हमें फाइंड आउट करना है. तो एनर्जी गेन बाय ये चार्ज पार्टिकल का एक फॉर्मूला होता है, दैट इज ई इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m. तो यहाँ पर जो अल्फा पार्टिकल सब तो सेम रहेगा. अल्फा पार्टिकल का चार्ज होता है 2 टाइम्स ऑफ, अगर प्रोटॉन का चार्ज ई है तो अल्फा पार्टिकल 2e हो जाएगा, और मास ऑफ प्रोटॉन अगर mp है तो अल्फा पार्टिकल का मास 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा. जैसे कि यहाँ पे हम q अल्फा के जगह में 2e पुट करेंगे और m अल्फा के जगह 4mp पुट करेंगे. तो बाय सॉल्विंग वी गेट 4/4, दैट इज एनर्जी ऑफ अल्फा टू एनर्जी ऑफ प्रोटॉन का रेशियो हमें 1 मिल रहा है. दैट इज एनर्जी ऑफ अल्फा इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ प्रोटॉन. दैट इज क्वेश्चन में दिया गया था प्रोटॉन का एनर्जी 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो अल्फा पार्टिकल का एनर्जी भी सेम होगा, और हमारा ऑप्शन 1 इज आवर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77. An elevator car whose floor to ceiling distance is equal to 2.7 meter starts ascending with constant acceleration of 1.2 meter per second square. 2 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट होने के 2 सेकेंड बाद a bolt begins to fall from the ceiling of the car. The free fall time of the bolt is. बोल्ट का फ्री फॉल टाइम हमें फाइंड आउट करना है. तो एक कुछ इस तरह का हम एक एलिवेटर लेंगे. सपोज दिस इज आवर एलिवेटर कार. तो यहाँ पे ये फ्लोर है और ये सीलिंग है. फ्लोर और सीलिंग के बीच का डिस्टेंस हमें गिवन है 2.7 मीटर, और वो कुछ 2 सेकेंड बाद ए इज मतलब 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है. तो यहाँ पर 2 सेकेंड के बाद ये जो एलिवेटर का स्पीड, मतलब एलिवेटर के अंदर एक बोल्ट है, ऊपर में एक बोल्ट है, ये ब्लैक वाला पॉइंट जो बोल्ट है उसका मतलब 2 सेकेंड के बाद उसका जो वेलोसिटी होगा एलिवेटर का भी वही वेलोसिटी होगा. दैट इज वेलोसिटी ऑफ एलिवेटर आफ्टर 2 सेकेंड. वेलोसिटी ऑफ एलिवेटर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बोल्ट. और जो इक्वेशन ऑफ मोशन होता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वो हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे फॉर बोल्ट. तो हमें वेलोसिटी मिल रहा है 2.4 मीटर पर सेकेंड. फिर अगर जब ये एलिवेटर ऊपर की तरफ, यहाँ पर हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस एलिवेटर को लेंगे, और एलिवेटर जब ऊपर जा रहा होगा तो बोल्ट के ऊपर नीचे की तरफ एक सूडो फोर्स एक्ट करेगा जो कि हमारा ma होगा. m और mg उसका सेल्फ वेट है. तो हमारा यहाँ पर नेट फोर्स क्या हो जाएगा, mg प्लस ma. नेट फोर्स के लिए एफ नेट के लिए हम m इंटू ए नेट लिखेंगे, और यहाँ m कॉमन ले जाएंगे तो g प्लस ए. तो ए नेट हमें मिल रहा है g प्लस ए. जी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पुट करेंगे, और ए का वैल्यू तो दिया गया है 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो हमें ए नेट मतलब नेट एक्सेलरेशन मिल रहा है 11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. और यहाँ पर हम डिस्टेंस गिवन है, एक्सेलरेशन नेट एक्सेलरेशन मिल गया, तो हमें फाइंड आउट करना है कि उसका फ्री फॉल टाइम. इसके लिए ये जो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन होता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसको अप्लाई करेंगे. और यहाँ पर जो इनिशियल वेलोसिटी होगा बोल्ट का वो 0 आएगा. जैसे यहाँ पर हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस एलिवेटर को ले रहे हैं, तो वेलोसिटी ऑफ बोल्ट विथ रिस्पेक्ट टू एलिवेटर आफ्टर 2 सेकेंड हमारा हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ बोल्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ एलिवेटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. तो ये हमारा इक्वल था 2.4 था. 2.4 माइनस 2.4 इज इक्वल टू 0.
तो हमारा ये u इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बोल्ट 0 आएगा, तो ये पार्ट पूरा 0। और s के लिए हम 2.7 मीटर पुट करेंगे, हाफ a नेट की जगह 11। फिर यहाँ से हम टी स्क्वायर का वैल्यू अगर फाइंड आउट करते हैं तो हमें √0.49 मिल रहा है, जिसका वैल्यू टी का वैल्यू हमें मिल रहा है 0.7 सेकेंड, विच इज आवर ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 78। यहाँ पर क्या दिया गया है, द करंट इन द एडजॉइनिंग सर्किट विल बी, मतलब ये सर्किट पे हमें करंट फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहाँ पर ये करंट इस डायरेक्शन में आ रहा है, यहाँ से करंट आ रहा है, तो इस पॉइंट पे करंट डिवाइड हो रहा है, मतलब ये 30 ओम और ये 30 ओम हमारा पैरेलल में है, पर ये 30 ओम और ये 30 ओम हमारा सीरीज में है, तो हमारा 30 + 30 हो जाएगा 60 ओम। 60 ओम, ये पूरा यहाँ पर 60 ओम आ जाएगा, ये 60 और ये 30 हमारा पैरेलल में है, तो इसके लिए हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा 30 × 60 डिवाइडेड बाई 30 + 60, विच इज़ 30 × 60, 30 + 60 90। तो यहाँ पर ये 3, मतलब ये पूरा टोटल 90 हो जाएगा, तो 3, फिर हमें ये फाइनली हमें इसका वैल्यू 20 मिल रहा है, मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये तीनों का हमें 20 ओम मिल रहा है। ठीक है, फिर हमें फाइंड आउट करना है करंट। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें मिल गया 20 ओम, फिर हमें करंट फाइंड आउट करना है। V = IR, तो I = V/R। V गिवन है 2 वोल्ट और R हम फाइंड आउट हुए हैं 20। 2/20 इज आवर 1/10 एम्पियर, तो हमें आंसर मिल रहा है 1/10 एम्पियर, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। नेक्स्ट इज आवर क्वेश्चन नंबर 79। A body of mass 2 kg is moving with a velocity 8 meter per second on a smooth surface. It is to be brought to rest in 4 seconds. Then the force to be applied. तो यहाँ पर कुछ मास दिया गया है, वेलोसिटी दिया गया है और टाइम आफ्टर 4 सेकेंड फोर्स फाइंड आउट करना है। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन इज आवर वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो वैल्यू पुट करना है बस, m का वैल्यू 2, v का 8 और टाइम है 4, तो हमें फोर्स का वैल्यू 4 न्यूटन मिल रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में गिवन है। ऑप्शन 1 इज आवर राइट आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 80। इन हाफ वेव रेक्टिफायर पीक वैल्यू ऑफ साइनसोइडल सिग्नल इज 10 वोल्ट, डिटरमाइन डीसी कॉम्पोनेंट एट आउटपुट। तो हाफ वेव रेक्टिफायर में अगर हमारा इनपुट कुछ ऐसा है तो उसका आउटपुट सिर्फ अपर हाफ ही होता है, तो हमारा जो डीसी आउटपुट का फॉर्मूला होता है, डीसी आउटपुट VDC का फॉर्मूला होता है V0, मतलब पीक वैल्यू, पीक वोल्टेज डिवाइडेड बाय पाई। तो यहाँ पर हमारा पीक वैल्यू है 10 वोल्ट बाय पाई, तो हमारा आंसर हो जाएगा 10/पाई वोल्ट, विच इज गिवन इन ऑप्शन नंबर 2। Option number 2 is our right answer. Next is question number 81. The speed of a longitudinal wave in a wire is 100 times the speed of transverse waves. If Young's modulus of wire material is 1 × 10⁻11 Newton per meter square, then the stress in the wire is. तो यहाँ पर हमें स्ट्रेस फाइंड आउट करना है। यंग्स मॉड्यूलस हमें गिवन है, यंग्स मॉड्यूलस दिया गया है 1 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और एक चीज़ दिया गया है लॉन्गिट्यूडिनल वेलोसिटी इज इक्वल टू लॉन्गिट्यूडिनल स्पीड इज इक्वल टू 100 × speed in transverse, speed of transverse wave। तो
ट्रांसवर्स वेव का फॉर्मूला, स्पीड फॉर ट्रांसवर्स वेव होता है vt इज इक्वल टू अंडर रूट टी बाई एम। फिर m की जगह हम रो डॉट पाई आर स्क्वायर पुट कर सकते हैं, क्योंकि जो ये रो है मास डेंसिटी, ये होता है मास पर यूनिट एरिया, और यहाँ पर हम वायर है तो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन होगा, तो m बाई पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से हमें m का वैल्यू मिल रहा है रो पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पर m का वैल्यू रो पाई आर स्क्वायर पुट करेंगे। और लॉन्गिट्यूडिनल वेव का स्पीड होता है अंडर रूट यंग्स मॉड्यूलस डिवाइडेड बाय रो। तो अंडर रूट यंग्स मॉड्यूलस डिवाइडेड बाय रो इज इक्वल टू 100 टाइम्स ऑफ अंडर रूट टी बाई रो पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे रो और रो कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास बच्चा है यंग्स मॉड्यूलस वाई इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर कर देंगे तो 10⁴ और ये t बाई पाई आर स्क्वायर। t क्या है? टेंशन है, फोर्स है, और पाई आर स्क्वायर हमारा एरिया है, तो फोर्स पर यूनिट एरिया हमारा हो जाएगा स्ट्रेस, और ये है हमारा 10⁴। तो यहाँ से हमें स्ट्रेस का वैल्यू मिल सकता है जो कि y डिवाइडेड बाई 10⁴, यंग्स मॉड्यूलस डिवाइडेड बाई 10⁴। यंग्स मॉड्यूलस इज 1 इंटू 10⁻11 बाई 10⁴, तो 1 इंटू 10⁷ Newton per meter square is our answer, which is given in option number 3. Next is question number 82. The period of oscillation of a freely suspended bar magnet is 4 seconds. If it is cut into two equal parts lengthwise, then the time period of each part will be. Lengthwise उसे two equal parts में कट किया गया, तो टाइम पीरियड ऑफ ईच पार्ट विल बी। तो यहाँ पर हमारा जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आई बाई एम बी। I is our moment of inertia, m is magnetic moment, and magnetic moment is also magnetic strength into length. B is magnetic field. After cut, मतलब उसके लेंथ वाइज कट किया है तो लेंथ में कोई चेंजेस नहीं आएगा, उसके मास में चेंजेस आएगा। m डेस इज इक्वल टू m बाई 2, l डेस इज इक्वल टू l, और m और l, हाँ यहाँ पर उसका I का वैल्यू, इन दिस केस मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ml स्क्वायर, इन दिस केस मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ml स्क्वायर बाई 12। तो हमारा I डेस एक निकलेगा, I डेस का एक वैल्यू आएगा जो कि m बाई एम डेस, m की जगह m बाई 2, l की जगह l, और 12 तो 12 रहेगा। ऐसे पुट करने से हमें ये मिल रहा है, I डेस का वैल्यू हमें I बाई 2 मिल रहा है। I डेस भी मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी हमारा हाफ हो रहा है। और फिर एक था मैग्नेटिक मोमेंट, m डेस फाइंड आउट करेंगे तो ये जो उसका मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है वो भी बाई 2 हो जाएगा। लेंथ में तो कोई चेंजेस नहीं है, तो एम एस बाई 2, एम एस इंटू एल बाई 2, और ये एम एस इंटू एल इज हमारा m था, तो m बाई 2। फिर हम फाइंड आउट करेंगे न्यू टाइम पीरियड, दैट इज t डेस 2 पाई अंडर रूट आई डेस की जगह I बाई 2, और मैग्नेटिक मोमेंट की जगह m बाई 2, फिर मैग्नेटिक फील्ड सेम रहेगा, और ये हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट I बाई एम बी, जो कि इक्वल टू वैल्यू ऑफ t। t का वैल्यू जो था, t डेस का वैल्यू भी हमें वही मिला, तो t इज इक्वल टू t डेस, दैट इज इक्वल टू 4 सेकेंड। ऑप्शन 1 इज आवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 83। यहाँ पर क्या दिया गया है, इन द adjoining figure the two parallel wires PQ and ST are at 30 centimeter apart. Currents flowing in the wires are according to figure. Force acting over a length of 5 meter wire is. Over 5 meter मतलब 5 meter लेंथ वायर के ऊपर कितना फोर्स एक्ट हो रहा है, ये हमें फाइंड आउट करना है। फोर्स पर यूनिट लेंथ का एक फॉर्मूला होता है, अगर टू पैरेलल वायर में करंट कैरी हो रहा है तो वो होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 I1 I2 बाई R। और यहाँ पर हमें लेंथ 5 मीटर गिवन है, I1 10 एम्पियर, I2 15 एम्पियर, और डिस्टेंस बिटवीन टू वायर इज 30 सेंटीमीटर, दैट इज 0.3 मीटर। सो बाई पुटिंग द वैल्यूज वी विल गेट फोर्स इज आवर, L का वैल्यू हमें 5 पुट करना है इस तरफ लाके, तो F हमें मिल रहा है
म्यू नॉट का वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, तो हमें एफ का वैल्यू मिल रहा है 5 इंटू 10⁻⁻4 न्यूटन। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो करंट का डायरेक्शन सेम है, इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। करंट का डायरेक्शन सेम, करंट इन सेम डायरेक्शन, सो अट्रैक्शन, मतलब अट्रैक्शन होगा और फोर्स होगा 5 इंटू 10⁻⁻4 न्यूटन। ये ऑप्शन 1 इज आवर करेक्ट आंसर। Next is question number 84. According to Hooke's law of elasticity, if stress is increased, the ratio of stress to strain is. According to Hooke's law, हमें पता है stress by strain is constant. Stress by strain is our constant according to Hooke's law. So whether stress is increased or decreased, there is no change in this ratio because this is constant. So the ratio remains constant. Option 4 is right answer. Next is question number 85. Electromagnets are made of soft iron because soft iron के पास क्या होता है, हाई रिटेंटिविटी हाई कोएर्सिव फोर्स नहीं, लो रिटेंटिविटी और लो कोएर्सिव फोर्स कौन सा ऑप्शन में है, थर्ड ऑप्शन लो रिटेंटिविटी और लो कोएर्सिविटी, मतलब सॉफ्ट आयरन के पास लो रिटेंटिविटी एंड लो कोएर्सिव फोर्स होता है, दैट्स वाई इलेक्ट्रोमैग्नेट्स सॉफ्ट आयरन यूज करके बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 86. ए पीएन जंक्शन डायोड shown in the figure act as a rectifier. Alternating current source V is connected in the circuit. तो अगर हम फिगर को देखेंगे तो यहाँ पे एक ही डायोड है, तो ये होगा एक हाफ वेव रेक्टिफायर। तो हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या होता है, ओनली आउटपुट में अपर हाफ ही होना चाहिए। तो ये क्या हो, ऑप्शन चारों ऑप्शन को अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 1 इज आवर राइट आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 87. A train is moving east at a speed of 5 meter per second. Bullet fired westward with velocity 10 meter per second crosses the train in 8 seconds. The length of the train is. तो यहाँ पर कुछ इस तरह का सिचुएशन है कि ये हमारा ट्रेन है जो 5 मीटर पर सेकेंड ईस्ट की तरफ जा रहा है और एक बुलेट है जो वेस्ट की तरफ 10 मीटर पर सेकेंड में फायर किया गया है। तो यहाँ पर हमें लेंथ ऑफ ट्रेन फाइंड आउट करना है, मतलब बेसिकली हमें डिस्टेंस ही फाइंड आउट करना है। तो स्पीड क्या है हमारा, स्पीड हमारा रिलेटिव स्पीड हो, यहाँ पर रिलेटिव स्पीड का केस आएगा तो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो 10 + 5 15, वी रिलेटिव इज आवर 15 मीटर पर सेकेंड और टाइम 8 सेकेंड, तो डिस्टेंस हमें मिल रहा है 120 मीटर। तो वही डिस्टेंस इज आवर लेंथ ऑफ द ट्रेन, दैट इज ऑप्शन 2 is our right answer. Next is question number 88. A wire of resistance 12 ohms per meter, 1 meter wire का resistance 12 ohm है, bent to form a complete circle of radius 10 centimeter. तो resistance between its two diametrically opposite points A and B as shown in the figure. मतलब ये A B पे resistance क्या होगा ये हमें find out करना है। जैसे कि 1 मीटर वायर का रेजिस्टेंस 12 ओम गिवन है, हम सर्किल का सर्कमफेरेंस फाइंड आउट करेंगे, जो कि सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr। तो यहाँ पर रेडियस 10 सेंटीमीटर दैट इज 0.1 मीटर, तो 2π इंटू 0.1 0.2 पाई मीटर। तो अब हम सर्किल का रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर 1 मीटर में 12 ओम रेजिस्टेंस होता है तो 0.2 पाई मीटर में कितना होगा, 0.2 पाई इंटू 12 विच इज़ 2.4 पाई ओम। तो अगर पूरे सर्किल का 2.4 पाई ओम है तो अपर हाफ इक्वल टू लोअर हाफ दैट इज इक्वल टू 2.4 पाई ओम बाई 2 दैट इज़ 1.2 पाई ओम। और ये जो हमारा ए बी पॉइंट मतलब ए बी है, ये अपर हाफ वाले रेजिस्टेंस लोअर हाफ वाले रेजिस्टेंस का पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा। तो आर ए बी हम करेंगे तो ये हो जाएगा
अपर हाफ का रेजिस्टेंस इंटू लोअर हाफ का रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय आर अपर प्लस आर लोअर. बाय सॉल्विंग we get 0.6 pi ohm, which is given in option number 2 approximately, but their answer option is 3 ohm. अगर हम इस क्वेश्चन में देखेंगे, ये लिखा गया है कि ये वायर ऑफ रेजिस्टेंस 12 ओम्स पर मीटर. अगर यहाँ पे ये पर मीटर ना दे के लिखा होता कि सर्किल का रेजिस्टेंस 12 ओम है, सर्किल का रेजिस्टेंस 12 ओम है, तो इसका अपर हाफ हमारा हो जाता 6 ओम, लोअर हाफ हो जाता 6 ओम, और अपर एंड लोअर हाफ का पैरेलल कॉम्बिनेशन होता. तो हमें रेजिस्टेंस ऑफ ए बी मिल जाता 6 इंटू 6 बाई 6 प्लस 6, मतलब ये अपर हाफ के लिए, ये 6 लोअर हाफ के लिए, और उनका सम. तो हमें ये 6 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 6 12 होता. तो ये 6 टू जो 12 एंड 2 3 जा 6, तो हमें 3 ओम आंसर मिलता. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आंसर वेरी कर रहा है. तो क्वेश्चन के हिसाब से 0.6 पाई ओम होना चाहिए, पर अगर क्वेश्चन में कुछ गलती है, मतलब ये सर्किल का रेजिस्टेंस 12 ओम है, तो आंसर हमारा 3 ओम होगा. Next question is question number 89. A body is suspended by a string from the ceiling of an elevator. It is observed that the tension in the string is doubled when the elevator is accelerated. The acceleration will be. तो हमें यहाँ पर acceleration find out करना है. एक elevator था जो कि पहले रेस्ट पे था. ये है हमारा एलिवेटर. यहाँ पे एक स्ट्रिंग है जिसका टेंशन टी है जब एक्सेलरेशन 0 है, और नीचे की तरफ सेल्फ वेट mg. और जब वो एलिवेटर ए एक्सेलरेशन पे ऊपर की तरफ जा रहा है, तो उसका टेंशन डबल हो रहा है. दैट इज टेंशन टी इज इक्वल टी डेस इज इक्वल टू 2t. और यहाँ पर जब एलिवेटर ऊपर की तरफ ए एक्सेलरेशन पे जाएगा, तो नीचे की तरफ एक सूडो फोर्स एक्ट करेगा, दैट इज ma ऑन द ऑब्जेक्ट. तो हमारा जो टोटल यहाँ पर नीचे की तरफ mg प्लस ma हो जाएगा. तो फर्स्ट इक्वेशन इज t इज इक्वल टू mg एंड सेकेंड इक्वेशन इज 2t इज इक्वल टू mg प्लस ma. अगर हम इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 पे यूज करते हैं, तो 2 टाइम्स ऑफ mg इज इक्वल टू mg प्लस ma, हमें मिल रहा है mg इक्वल टू ma, दैट इज g इक्वल टू a. जी का वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो यहाँ पर भी एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड. नेक्स्ट इज आवर क्वेश्चन नंबर 90, दैट इज वेव नेचर ऑफ लाइट. वेव नेचर ऑफ लाइट follows because light causes phenomenon of photoelectric effect. No, this is particle nature. Light exhibit phenomenon of interference. Yes, interference जो होता है वो due to wave nature of light. So option number 2 is our right answer for this question. So friends, here we completed question number 90, that is last question of 2015 physics TGT physics papers physics questions. So if you like this video, then do like this video and subscribe this channel and share with your friends. Thanks for watching.